रात के 8 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, आज के दिन मैं आप लोगों को कहानी पर लेके चलूं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक ज़रूरी बात कर लेता हूं। जब से हमने ये चैनल बनाया है, हम लोग रात 10 बजे ही वीडियो डालते थे और पिछले कुछ समय से हमने वीडियो का समय घटाकर रात 8 बजे कर दिया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स थे बोल रहे थे कि सर, हो सकता है कि व्यूज़ कम आने की वजह ये हो कि आपका वीडियो बहुत लेट आता है। लेकिन जब मैंने रात के 8 बजे वीडियो डालना शुरू किया, हालांकि व्यूज़ जो थे वो जैसे के तैसे ही हैं, लेकिन एक चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की और वो ये थी कि बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स थे जो रात 10 बजे हमारी कहानी सुनना पसंद करते थे और अब वीडियो 8 बजे आता है। तो मैंने ये तो सोच लिया है कि वीडियो का समय रात 10 बजे मैं लेकर नहीं जाऊँगा। अब रात 8 बजे चालू कर दिया है तो रात 8 बजे ही रहेगा। लेकिन आप लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि जो मैंने दूसरा वाला चैनल बनाया था, जो आप सभी लोगों ने मुझसे बोला था कि सर एक चैनल बना लीजिए, उस पर लगभग 155 सब्सक्राइबर हो गए, 29 वीडियो हम लोग डाल चुके हैं। और सबसे अच्छी खुशखबरी उन लोगों के लिए ये है कि जो लोग हमारे रात 10 बजे वीडियो सुनते थे, तो वो चैनल पर वीडियो भी 10 ही बजे आता है। यानी जो लोग रात 8 बजे सुनना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छी खबर है, जो लोग रात 10 बजे सुनना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छी खबर है। वो आप उस चैनल को भी जाके ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे थे कि सर चैनल नहीं मिल पा रहा है, तो मैं आज के इस वीडियो में ये जो वीडियो शूट कर रहा हूँ उस वाले चैनल के साथ कोलैब करूँगा। यानी आप लोगों को आज मेरे टाइटल पर जो दिखाई पड़ेगा वो ये दिखाई पड़ेगा कि 2 नाम दिखाई पड़ेंगे, एक तो ट्रू क्राइम सफ़र और एक शावेज़ मलिक। तो आप लोग वहीं पर क्लिक करिएगा और शावेज़ मलिक को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं फिर दोस्तों, आज के दिन इस कहानी का रुख करते हैं। और दोस्तों, बात करें अगर आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से, और उत्तर प्रदेश का जाना माना शहर और राजधानी लखनऊ। और इसी लखनऊ के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा पॉश इलाका पड़ता है जिसको बोला जाता है सुशांत गोल्फ सिटी। और इसी गोल्फ सिटी के अंदर एक अपार्टमेंट है जिसको बोला जाता है पैराडाइज क्रिस्टल अपार्टमेंट। और यही अपार्टमेंट में एक लड़की जो कि अपने पार्टनर के साथ रहा करती थी। इस लड़की का नाम था रिया, जिसकी उम्र 28 साल के आसपास थी। पेशे से मेकअप आर्टिस्ट थी, काफ़ी अच्छी ज़िंदगी जीती थी, अच्छी थी, देखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। और रिया की जो माँ थी उनका नाम गीता गुप्ता था, और माँ जो थी वो कैंट इलाके में एक ब्यूटी पार्लर चलाया करती थी। लेकिन पिछले कुछ समय से रिया जो है वो अपनी माँ से अलग रह रही है, एक व्यक्ति के साथ रहती थी जिस व्यक्ति का नाम था ऋषभ। अब दोस्तों, रिया और उसकी माँ पहले तो ब्यूटी पार्लर चलाया करती थी। दरअसल जो रिया के पिता थे उनकी किसी वजह से अचानक से मौत हो जाती है। जब पिता की मौत होती है तो पूरे घर परिवार की जो जिम्मेदारी आ जाती है तो वो रिया की माँ गीता गुप्ता पर आ जाती है। अब गीता गुप्ता एक ब्यूटी पार्लर खोलते हैं। किस्मत से उनका ब्यूटी पार्लर भी बहुत अच्छा चलता है, इलाके में नाम होता है, रुतबा होता है, अच्छा पैसा आता है, परिवार अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा था। लेकिन दोस्तों, इसी बीच में जो रिया थी जो धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, जो कि देखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, दूसरी तरफ अपनी माँ का काम देख देख कर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी उसको आ चुका था। इसलिए रिया गुप्ता फैसला करती है कि वो सोशल मीडिया पर इस तरीके की वीडियोस डालना शुरू करेगी। अब रिया गुप्ता जब सोशल मीडिया पर वीडियोस डालना शुरू करती है तो वीडियोस डालने के बाद में उसकी अच्छी खासी फ़ैन फॉलोइंग हो जाती है। धीरे धीरे अब जो उसकी फ़ैन फॉलोइंग थी ये लाखों में पहुंच जाती है। उसके बाद में जो रिया गुप्ता थी अब अलग अलग जगहों पर जाना, अलग अलग लोगों से मिलना, अच्छे अच्छे लोगों से बातचीत करना। इसी दौरान रिया सिंह की मुलाकात होती है ऋषभ सिंह भदौरिया से। साल 2023 के शुरुआत की ही बात है, यानी साल 2023 शुरू हुआ था। उसी बीच में जो ऋषभ होता है जो कि प्रतापगढ़ का रहने वाला था, इसी से उसकी मुलाकात हो जाती है। और साल 2022 के लास्ट में मुलाकात हुई थी। साल 2023 के शुरू से ही उसके साथ में लिव इन में रहना शुरू कर देती है। दरअसल नवंबर साल 2022 का वो महीना था कि समिट बिल्डिंग एक जगह पड़ती है लखनऊ में, जहाँ पर अच्छी अच्छी पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती हैं, बड़े बड़े लोग जाते हैं वहाँ पर पार्टीज़ वगैरह करते हैं। इसी पार्टी में रिया भी गई हुई होती है और वहीं पर इसकी मुलाकात होती है ऋषभ सिंह भदौरिया से। दोनों के बीच में मुलाकात होती है। मुलाकात धीरे धीरे दोस्ती में बढ़ती है और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाता है। दरअसल जो ऋषभ सिंह भदौरिया था, वैसे तो इसके पास कुछ कामकाज नहीं था, लेकिन बिजनेस के सिलसिले में चूँकि ये रहने वाला था, मैं आपको बता दूं, प्रतापगढ़ का, और यहीं पर लखनऊ में रहकर कुछ कामकाज किया करता था। जब इसकी ऋषभ से मुलाकात होती है तो उसके बाद में ये दोनों एक दूसरे के साथ रहने का फैसला कर लेते हैं। अब ऋषभ और ये एक दूसरे के साथ रहने का फैसला कर लेते हैं। सारी ही चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी। ऋषभ और रिया अच्छे तरीके से रह रहे थे। जो रिया की माँ थी गीता गुप्ता, वो अपना ब्यूटी पार्लर चला रही थी। इसी बीच में एक तारीख आती है 17 अगस्त साल 2023,
और इसी 17 अगस्त साल 2023 को जो गीता गुप्ता थी, जो कि आमतौर पे लगातार अपनी बेटी को फ़ोन किया ही करती थी। अच्छा, जो बेटी थी वो भी दिन में 1-2 बार फ़ोन कर लिया करती थी, क्योंकि पिता तो थे नहीं, माँ बस अकेली थी। इसीलिए जो रिया गुप्ता की माँ होती है, जिसका नाम होता है गीता गुप्ता, वो रिया को फ़ोन लगाती है, लेकिन जो फ़ोन होता है वो उठता नहीं है। तो जो गीता गुप्ता होती हैं वो सोचती हैं कि हो सकता है कि रिया कहीं बिज़ी हो, वो भी एक मेकअप आर्टिस्ट है, हो सकता है कहीं पर काम कर रही हो, क्लाइंट वगैरह हो। इसलिए जो गीता गुप्ता होती है अपना फ़ोन कट कर देती है। लेकिन एक माँ है, थोड़ी सी फिक्र भी होती है। 1-2 घंटे के बाद फिर से फ़ोन लगाती है। जब फिर से फ़ोन लगाती है तो फ़ोन फिर से स्विच ऑफ बताता है, या फिर फ़ोन उठता नहीं है। अब जब दोबारा भी फ़ोन उठता नहीं है तो उसके बाद में जो गीता गुप्ता होती है सोचती है कि चलो ठीक है, एक बार जाके देख लेती हूँ जहाँ पर बेटी रहती है, क्योंकि थोड़ी फिक्र हो रही थी। तो अगर बेटी से मुलाकात हो जाएगी तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ओके हो जाएंगी, फिर कोई टेंशन भी नहीं है। लिहाजा उसके बाद में जो गीता गुप्ता होती है तुरंत उसी पैराडाइज क्रिस्टल अपार्टमेंट में पहुँचती है, और जिस रूम में रिया गुप्ता रहा करती थी उस रूम में बाहर से एक तरीके से कुंडी लगी हुई थी। अब जैसे ही बाहर से कुंडी लगी हुई देखती है तो थोड़ा सा परेशान होती है कि देखो कहाँ चली गई है, कहीं गई होगी, जो साथ में रहने वाला है वो भी कहीं चला गया है। लेकिन आजकल के बच्चे भी ऐसे हैं कि अपनी माँ को एक फ़ोन भी नहीं कर सकते कि कहाँ पर गए हैं। फिर सोचती है गुस्से में, चलो एक बार फ़ोन कर थोड़ा सा डांट देती हूँ ताकि आगे से ऐसी हरकतें ना करे वो। उसके बाद में ये अपनी बेटी रिया का वहीं पर खड़े खड़े फ़ोन लगाती है। लेकिन जैसे ही गीता गुप्ता अपनी बेटी रिया गुप्ता का फ़ोन लगाती हैं तो फ़ोन की जो रिंग होती है ये कमरे के अंदर से सुनाई पड़ती है। अब जैसे ही कमरे के अंदर से रिंग सुनाई पड़ती है तो माँ को लगता है कि हो सकता है कि फ़ोन घर पर छोड़ गई हो, लेकिन फिर लगता है कि इसने ताला भी नहीं मारा है, बस महज एक कुंडी लगाई है, तो ऐसे में अगर कोई फ़ोन वगैरह चुरा के ले गया तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए जो माँ होती है गीता गुप्ता वो उस कमरे में घुसती है फ़ोन उठाने के लिए। लेकिन जैसे ही वो उस कमरे के अंदर पहुँचती है तो उस कमरे के अंदर का जो दृश्य होता है, जो नज़ारा होता है, उसे देखने के बाद में गीता गुप्ता के होश उड़ जाते हैं। गीता गुप्ता के मुंह से चीखने की आवाज़ आती है। अब जैसे ही गीता गुप्ता चीखती है, आस पड़ोस के जो लोग होते हैं तुरंत भाग कर उसी रूम में आते हैं। तो देखते क्या है कि जो रिया गुप्ता है वहीं पर मरी पड़ी है। दरअसल रिया गुप्ता के 2 गोली मारी गई है, एक गोली उसके सर पर मारी गई है, एक सीने पर मारी गई है। लिहाजा वहीं से कोई व्यक्ति पुलिस को फ़ोन कर देता है, पुलिस आती है। आने के बाद में डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेती है और डेड बॉडी को सीधा सीधा पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब जब डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है तो अब सवाल था कि आखिरकार ये कत्ल किसने किया और क्यों किया। अब सबसे पहले चूंकि रिया गुप्ता की माँ वहीं पर मौजूद थी तो रिया गुप्ता की माँ गीता गुप्ता से पूछताछ की जाती है। गीता गुप्ता से पूछा जाता है कि तुम और तुम्हारी बेटी साथ में ही रहा करते थे। तो जो गीता गुप्ता होती हैं वो कहती है कि नहीं, मेरी बेटी तो अलग रहा करती थी और मैं अलग रहा करती थी। अब पुलिस ये जानने की कोशिश करती है कि आखिरकार जो रिया गुप्ता थी वो अपनी माँ गीता गुप्ता से अलग क्यों रहती थी। जैसे इस एंगल पर पुलिस पूछताछ करती है तो पता चलता है कि जो रिया गुप्ता थी किसी के साथ में लिव इन में रहा करती थी। अब किसके साथ में लिव इन में रहा करती थी तो पता चलता है कि ऋषभ नाम का एक लड़का था जो कि प्रतापगढ़ का रहने वाला था और पिछले कुछ महीनों से लगातार रिया उसी के साथ में लिव इन में रह रही है। लिहाजा फिर क्या था, पुलिस जो थी गीता गुप्ता से उस ऋषभ का नंबर लेती है और नंबर लेने के बाद में उसका नंबर सर्विलांस पे, उसकी कॉल डिटेल, लास्ट लोकेशन, ये सारी चीज़ें खंगाली जाती हैं। और पुलिस लगभग 6-7 घंटे की मेहनत करती है और 6-7 घंटे के बाद में जो ऋषभ होता है ये पुलिस की गिरफ्त में आ जाता है। अब पुलिस की गिरफ्त में आता है, उसके बाद में पुलिस इससे पूछताछ करती है। शुरुआत में तो ऋषभ इधर उधर की बातें बताता है, लेकिन अंततः वो अपना जुर्म कबूल करता है। लेकिन जुर्म कबूल करने के बाद में वो जो कहानी सुनाता है वो कुछ इस प्रकार होती है। दरअसल ऋषभ बताता है कि वो प्रतापगढ़ का रहने वाला है और लखनऊ में कुछ अपना बिजनेस वगैरह सेटअप करने के लिए आया था और इसी समय उसकी मुलाकात हो जाती है रिया गुप्ता से। रिया गुप्ता से जब मुलाकात होती है तो उसके बाद में ये दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लग जाते हैं और उसके बाद में इसी पैराडाइज क्रिस्टल अपार्टमेंट में, जो कि सुशांत गोल्फ सिटी में पड़ती है, यहीं पर रहने लग जाते हैं। अब यहीं पर जब रहने लग जाते हैं एक फ्लैट के अंदर तो उसके बाद में समय ऐसे ही गुजरता रहता है। लेकिन जो ऋषभ है ये बताता है कि जब मैं रिया गुप्ता के साथ में थोड़े समय तक रहता हूँ तो मैं ये चीज़ें ऑब्जर्व करने लगता हूँ कि जो रिया गुप्ता है वो, उसका कैरेक्टर ज़्यादा अच्छा नहीं है, बल्कि रिया गुप्ता को अलग अलग लड़कों के साथ में घूमने का शौक़ है और वो खासकर अमीर लड़कों के साथ में ज़्यादा घूमती है। ऋषभ ये भी बताता है कि रिया लगातार उससे पैसों की डिमांड भी करती थी। रिया ने उससे कहा था कि वो लुलु मॉल के अंदर एक मेकअप की दुकान खोलना चाहती है। अब लुलु मॉल जैसी जगहों पर 1 लाख रुपए महीना तो किराया ही होता है, ऊपर से सेटअप वगैरह बनाएंगे तो 10-15 लाख तो ऐसे ही घुस जाएंगे। तो लिहाजा जो ऋषभ होता है जब उससे पैसे मांगती है तो ऋषभ उतने पैसे अरेंज कर नहीं पाता है। इसी वजह से ऋषभ बताता है कि मैं देखता क्या हूँ कि जो रिया गुप्ता होती है वो एक ऑडी कार में किसी एक रईसजादे के साथ जा रही थी। मैं उसको रोकने की कोशिश करता हूँ लेकिन ऑडी कार इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि मैं उसको रोक नहीं पाया।
उसके बाद भी मैंने कई सारी चीज़ें ऐसे नोटिस की कि मुझे पता चला कि जो रिया गुप्ता है उसका कैरेक्टर ज़्यादा अच्छा नहीं है, और इसी बात को लेकर हम तुम में झगड़ा होता था और इसी बात को लेकर ये कत्ल हो गया। अब दोस्तों पुलिस को जब ये ऋषभ ये थ्योरी सुनाता है तो पुलिस को ऐसा लगता है कि हो सकता है कि ऋषभ जो बातें कह रहा है वो सच है, लेकिन इसी एंगल में एक और बात साबित होती है, और दूसरी बात जो निकल के आती है वो ऋषभ की जो माँ होती है वो बताती है। ऋषभ की माँ बताती है कि दरअसल उसकी जो बिटिया थी ये साल 2019 में लगभग 24 साल के आसपास थी, साल 2019 की बात है, और इससे पहले ऋषभ भी ये बात पुलिस को बता चुका था। ऋषभ ने पहले ही बताया था कि रिया ऑलरेडी शादीशुदा थी और उसकी एक बेटी भी थी, और अब वो अपने पहले वाले पति के साथ ही रहने के लिए जा रही थी, और इसी वजह से लड़ाई झगड़ा हुआ, इसी वजह से कत्ल हो गया। लेकिन जो रिया की माँ है वो बताती है कि साल 2019 का ये वाक़या है। रिया की उम्र लगभग 24 साल के आसपास रही होगी। उसी समय रिया की मुलाकात होती है एक लड़के से जिसका नाम होता है पुष्पेंद्र सिंह। अब पुष्पेंद्र सिंह से जब मुलाकात होती है धीरे धीरे प्यार होता है, प्यार होता है तो उसके बाद में शादी हो जाती है। अब शादी होती है तो धीरे धीरे वक्त गुजरता है, साल 2020 में एक बेटी हो जाती है। अब साल 2020 में एक बेटी होती है। बेटी होने के बाद में जो रिया और पुष्पेंद्र थे एक दूसरे के साथ में अच्छे तरीके से जी ही रहे थे, लेकिन जैसे ही बेटी के बाद में एक साल का समय गुजरता है, पुष्पेंद्र और रिया के जो रिश्ते होते हैं रिश्तों में बहुत ज़्यादा खटास पड़ जाती है, यानी नतीजा ये होता है कि दोनों को तलाक लेना पड़ती है। उसके बाद में साल 2021 में तलाक हो जाती है। जो रिया थी और उसका जो पति पुष्पेंद्र थे दोनों अलग अलग हो जाते हैं। जो पुष्पेंद्र की बेटी थी वो पुष्पेंद्र के साथ ही रहती है और रिया आज़ाद हो जाती है। अब रिया फिर से वैसे ही घूमने रहती है, आज़ाद ख्यालों की लड़की थी। अब इसी बीच में उसकी मुलाकात होती है ऋषभ से। ऋषभ से जब मुलाकात होती है तो उसके बाद में ऋषभ उसकी बेटी को मिलने के बहाने कहीं बुलाता है और उसकी कोल्ड ड्रिंक में कुछ नशीली टैबलेट मिलाता है, और उसके बाद में जब वो नशे में हो जाती है तो उसका रेप करता है। रेप करने के बाद में उसका एक वीडियो शूट कर लेता है, और वीडियो शूट करने के बाद में मेरी बेटी को धमकी देता है कि अगर तुम मेरे साथ लिव इन में नहीं रहोगी तो फिर मैं तुम्हारी वीडियो को वायरल कर दूंगा। अब जो रिया थी सोशल मीडिया के ऊपर उसकी अच्छी खासी फ़ैन फॉलोइंग थी, अच्छा खासा नाम था, अच्छा खासा रुतबा था। ऐसे में रिया को भी लगता है कि हो सकता है कि अगर ऋषभ ने वीडियो वायरल कर दी तो फिर मेरा सारा नाम, सारा रसूख ख़राब हो जाएगा। इसलिए मजबूरी में ब्लैकमेल होकर रिया जो थी वो ऋषभ के साथ रहना शुरू कर देती है। लेकिन आगे रिया की माँ ये भी बताती है कि जो ऋषभ था इसको जुआ खेलने की आदत थी। अगर कभी जुए में पैसे जीत जाता तो ठीक ठाक रहता, लेकिन कभी हार जाता तो अपनी पत्नी से आकर, यानी जिसके साथ वो लिव इन में रह रहा था, उसके साथ मार पिटाई करता, और साथ के साथ उस हारे हुए पैसों की भरपाई भी वो रिया से ही कराता था। और इसी वजह से जब ये जुए में हार गया, रिया ने उससे पूछा और इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ, और इसी बात को लेकर उसने मेरी बेटी का कत्ल कर दिया। यानी इस पूरी कहानी में अगर आप लोग देखो तो 3 थ्योरी निकल के आ रही हैं। पहली थ्योरी ये है कि जो ऋषभ ने बताई। दूसरी थ्योरी ये है, ऋषभ बताता है कि वो पहली ऑलरेडी शादीशुदा थी और उसी पति के साथ रहने जाना चाहती थी। लेकिन उसके बाद में जो थ्योरी निकल के आई वो एक माँ ने सुनाई, और माँ ने ये सुनाया कि ऋषभ ने उसकी बेटी का बलात्कार किया, और बलात्कार करने के बाद में उसका एक वीडियो शूट किया। वीडियो शूट करने के बाद में उसे ब्लैकमेल किया कि तुम मेरे साथ लिव इन में रहो वरना तुम्हारे वीडियो को मैं वायरल कर दूंगा। बहरहाल दोस्तों, इन तीनों ही थ्योरी में अभी जो भी चीज़ें सच होंगी वो निकल के सामने आएंगी। लेकिन दोस्तों, आप लोग इस पूरी कहानी को किस तरीके से देखते हैं, आप लोग अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। बाकी दोस्तों, कल के दिन आप लोगों के कुछ बेहतरीन से कमेंट्स भी थे, वक्त होता है कि आप लोगों के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। दोस्तों, कल के दिन जो कमेंट्स आए थे इसमें नरगिस बानो जी लिखती हैं, सर मैं आपकी वीडियोस को नहीं देख पा रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है और मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, और खुशी की बात है कि मेरे घर में अल्लाह की रहमत आई है। तो नरगिस बानो जी, आपको आपकी बिटिया बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद करता हूँ कि उसका भविष्य अच्छा हो, किस्मत अच्छी हो। शरीन शर्मा लिखते हैं, मलिक भाई अंदाज सबसे हटकर है, मज़ा आ जाता है आपको सुनकर। तो शरीन शर्मा जी मेरे भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। दिनेश कुमार हार्ट्स बनाते हैं, सुख पवार हैं लिखते हैं कहानी अच्छी लगी। उसके बाद में दिनेश कुमार लिखते हैं, नमस्कार मलिक भाई साहब, कहानी सुनाने का अंदाज़ बहुत बढ़िया है। तो मेरे भाई शुक्रिया आपका। अंसारी सुहेल लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, खुश रहिए, सलामत रहिए, मुस्कुराते रहिए, आमीन सुम आमीन। तो अंसारी सुहेल जी आपका शुक्रिया। दिनेश कुमार लिखते हैं, गुड अंदाज है भाई, बहुत बढ़िया कहानी है। तो मेरे भाई शुक्रिया। दिनेश कुमार लिखते हैं, भाई हमारी दुआ है कि आप खूब तरक्की करो। मेरे भाई शुक्रिया आपका। दिनेश कुमार लिखते हैं, क्या बात है भाई, कहानी सुनाने का अंदाज़ बढ़िया है। फरजाना सिद्दीकी लिखते हैं, वेरी नाइस स्टोरी, और 2 स्टोरीज़ आज हमने सुनी, शुक्रिया आपका। उसके बाद में सरयू बला हैं लिखते हैं, लोग डॉक्टर को भगवान कहते हैं और झोला छाप डॉक्टर ने विश्वासघात किया। तो आपका शुक्रिया। दिनेश कुमार लिखते हैं, नाइस स्टोरी। उसके बाद में मोहम्मद रियाज लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई, नाइस स्टोरी, बहुत अच्छी कहानी है, शुक्रिया मेरे भाई। दिनेश कुमार आगे लिखते हैं, क्या बात है भाई, बेस्ट स्टोरी। दिनेश कुमार आगे लिखते हैं, स्टोरी अच्छी है, खाने के लिए लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई, प्यार की जीत नहीं होती बल्कि दोनों परिवार ख़त्म हो जाते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दिनेश कुमार लिखते हैं, बेस्ट ऑफ लक डियर।
और उसके बाद लिखते हैं टाइम बहुत ख़राब चल रहा है और सुनकर डर लग जाता है। उसके बाद में ज़ुबैर मुस्लिम है, लिखते हैं ये कहानी मेरे गांव के पड़ोस की है, रायपुर यूपी सीतापुर। शुक्रिया मेरे भाई। उसके बाद में अबरार अहमद हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेंद्र शर्मा लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, नाइस स्टोरी। सुरेंद्र कुमार श्री विजयनगर राजस्थान से सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। दिनेश कुमार लिखते हैं नाइस वन डियर शेयर, शुक्रिया। मद्दी वर्मा की पत्नी प्रादी वर्मा जलंधर पंजाब से सुनती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। दिनेश कुमार जी, राधेश्याम शर्मा जी सिरसी जयपुर से सुनते हैं, सॉरी बाला हैं, लिखते हैं साथ में ये भी बताएं कि 90 साल की उम्र में ये कैसे पता लगा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। सुल्त्यागी लिखते हैं नमस्कार भाई साहब, रेणु सुल्त्यागी शाहबान शहर से, बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में सारी बाला हैं, लिखते हैं आवाज़ सुनकर तो यही लगता है कि आप प्राखर भाई साहब के भाई हैं। आई एम राइट सर। तो सरयू बाला भाई तो नहीं हूँ लेकिन मित्र अच्छा हूँ। दिनेश कुमार लिखते हैं जितने आपकी तरफ करूँ उतनी ही कम है। दिनेश कुमार बोलते हैं जितनी आपकी तारीफ़ करूं उतना कम है, शुक्रिया। मीना जी लिखती हैं नमस्ते। दिनेश कुमार लिखते हैं भाई लाइव कर पाओगे तो 1 तारीख को लाइव आऊँगा। सोनलाल सेतिया लिखते हैं नमस्कार भाई साहब। गेश आहूजा हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम सर जी, शुक्रिया भाई। दिनेश कुमार और उसके बाद में कई सारे कमेंट्स दिनेश कुमार जी करते हैं, तो आपके बहुत बहुत शुक्रिया। सो दोस्तों ये कुछ बेहतरीन से कमेंट्स थे आप लोगों के जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी और आप लोग जिस चैनल के साथ में मैंने कोलैब किया है यानी मेरा दूसरा चैनल, उस चैनल को भी ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। बाकी दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।